कार्यक्रम उन्नत किसान में बहुत स्वागत है आप सभी का। और कार्यक्रम में हाजिर हूँ मैं आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ हैं बिल्कुल मैं हूँ गौतम और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। और जैसे कि आज शुरुआत हो गई है जुलाई महीने की, है ना गौतम? और हर महीने की जैसे कि कोई भी नई शुरुआत होती है, हर दिन अपने आप में एक नया होता है, एक अनुभव लेकर आता है और कुछ खास होता है। और अगर हम आज की बात करते हैं, आज 1 जुलाई है और आज भी है कुछ खास दिन। और अगर हम बात करें आज की, तो आज है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। और आज के दिन पता है क्या होता है कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य फलों के बारे में, पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा देना, और साथ ही साथ लोगों को अपने फल दूसरों के साथ साझा करके खुशी और स्वास्थ्य का प्रसार करने के लिए प्रेरित करना है। तो वैसे तो हमारे कार्यक्रम है ही किसानों भाइयों के लिए खास तौर पे, और फलों की बात होती है, सब्जियों की बात होती है, पशुधन की बात होती है। तो आज तो और भी खास बात हो गई है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। और मुझे लगता है तुम भी कुछ फल लेकर आए हो गौतम। जी बिल्कुल, फल की बात आप कर रही हैं। और फल को अगर वन से जोड़ के देखा जाए और पेड़ों से अगर जोड़ के देखा जाए तो आज से वन महोत्सव भारतवर्ष में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला जो वृक्षारोपण उत्सव है वो शुरू हो रहा है। और इसका उद्देश्य है लोगों को पेड़ लगाने, पर्यावरण की रक्षा करने तथा वनों के महत्व के प्रति जागरूक करना। और वन महोत्सव की जो शुरुआत है सीमा जी, वो है 1950 में की गई थी। और उद्देश्य, अगर इसका महत्व इसलिए बहुत बढ़ जाता है क्योंकि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में और हरा भरा बनाने में अगर वन की आप महत्ता को देखें तो उससे वो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप वायु प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वन लगाएं, वनों का संरक्षण करें। वन जो है आपको मिट्टी के कटाव को भी रोकने में मदद करता है। और वन्य जीवों और जैव विविधता का अगर बात करें तो उसका भी संरक्षण करने के लिए वन का होना बड़ा जरूरी है। और आप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना चाहते हैं क्योंकि जिससे दुनिया बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, तो वन महोत्सव इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल, और आज का कार्यक्रम तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस और साथ ही साथ हम मना रहे हैं वन महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन के साथ। और अब शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जैसे कि आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम उन्नत किसान, और आज भी एक खास विषय पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो विषय की जानकारी आपको दे देते हैं। आज का विषय रहेगा टिकाऊ खेती हेतु मक्का और बाजरा की बुआई। और हमारे बीच मौजूद हैं आज विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर लाल जाट, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार किसान भाइयों को, आपका भी थैंक यू, धन्यवाद। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब जैसे कि अब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे टिकाऊ खेती हेतु मक्का और बाजरा की बुआई। अब टिकाऊ खेती का अगर हम कॉन्सेप्ट समझना चाहें जी। तो टिकाऊ खेती क्या होगी? देखिए, टिकाऊ खेती वो है जो खेती अभी जो हमारी आवश्यकता है, उसको पूरा कर रही है। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के लिए क्या संसाधन बचने चाहिए, क्या संसाधन होने चाहिए ताकि वो भी उतना ही इनको लेते रहें। उन संसाधनों में जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें आपका जल हो गया, जमीन हो गई, उसके बाद वायु हो गई, हम ऐसी देके जाएं आने वाली पीढ़ी को भी, जो मतलब वो भी जब उनको जितनी मक्का या बाजरा या जो भी चीज़ चाहिए उसको उतना उत्पादन कर सकें। इसको हम टिकाऊ कहते हैं। तो इसके लिए जो भी प्रैक्टिसेज रहती है, जिसकी वजह से हम देखें सालों साल तक इसका उत्पादन लेते रहें, उन चीज़ों के ऊपर टिकाऊ खेती के अंदर बात करते हैं। जी बिल्कुल। और टिकाऊ खेती की बात कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर साहब, तो मक्का और बाजरा ही क्यों? देखिए, अभी जो हमारे देश में अगर पिछले 10 साल में देखेंगे तो जो चावल का उत्पादन है बहुतायत में बढ़ गया है जी। और जो चावल जितना हमारे देश में चाहिए 2047 में, उससे ज़्यादा अभी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, उस लेवल पे। तो आप देखिए कहीं न कहीं जो चावल है उसमें प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करने की वो क्षमता रहता है, एक कारण रहता है, जिसमें पानी एक सबसे बड़ा बात बताई जाती है कि 1 किलो पानी चावल को पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। अब आप 3000 लीटर पानी लगा के 1 किलो पैदा करते हैं। अब जैसे हम देखें मक्का और बाजरे का, मक्का के अंदर 600 से 800 लीटर लगता है और बाजरे में 400 से 500 लीटर ही लगता है।
जी। ठीक है, तो आप ऐसी जो फसल को पैदा करेंगे जो फसल आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने रिक्वायरमेंट भी नहीं है चावल की। जी। दूसरा ये है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी ज्यादा कर, बिल्कुल। तो इस संदर्भ में आपको ये है कि मक्का या बाजरा उगाएंगे जहां पे भी संभव हो रहा है, तो वो आपके ज्यादा लाभ देगी, अभी भी लाभ देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभ देगी। बिल्कुल। तो एक तो प्राकृतिक संसाधन में जल का है, दूसरा है आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य। चावल में हमें मिट्टी को कद्दू करना पड़ता है, खड़े जल के अंदर हमें पडलिंग करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है मिट्टी की जो संरचना है वो खराब हो जाती है, बिल्कुल। उसके कण टूट जाते हैं। और आप देखिए पानी भरे हुए खेत के अंदर जो जीवाणु होंगे और एक वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी जिसके अंदर पानी टिका हुआ नहीं है, तो उसमें जो जीवाणु की जो संख्या है और जीवाणु का जो काम है वो भी आपका चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। बिल्कुल। तो जो आपकी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर नहीं रहता है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य और पानी को लेके जो ये दोनों फसलें हैं, चाहे मक्का है चाहे बाजरा है, वो आपके चावल की बजाय ज़्यादा बेहतर है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे मक्का की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बुआई का उपयुक्त समय क्या है और मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें किसान भाई? देखिए, जो मक्का है, मक्का के लिए आपकी मिट्टी बहुत सारी तरह की मिट्टी के अंदर हो सकती है, केवल आपकी रेतीली नहीं होनी चाहिए। जी। ठीक है। और जो आपका बुआई का उपयुक्त समय वो है कि जिस समय आपका मानसून आ जाता है। इस बार क्या है, अल नीनो के प्रभाव से काफ़ी जगह इसकी बुआई में सारी फसलों की, ना केवल मक्का, सारी फसलों की बुआई में कमी आई है अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं सरकार के। तो जब भी आपकी बुआई का समय इसका रहता है 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सबसे उपयुक्त समय रहता है। और लेकिन इसमें एक ही शर्त रहती है, जब आपका मानसून आ जाए तब आप इसकी बुआई करें। तो उस समय आपकी एक तो बहुत सारी बहुतायत में एक साथ बुआई होती है, तो कीड़े वगैरह बीमारी ये भी, इनकी समस्या भी कम आती है। दूसरा ये है कि उस समय थोड़ा तापमान कम हो जाता है। जी। ठीक है। अगर आप अभी दिल्ली का तापमान देखेंगे, बाकी जगह का तापमान देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। थोड़ी एक दो बार बारिश ठीक हो जाए तब जाके तापमान कम आता है, तो आपके छोटे पौधे कभी कभी झुलसने की, कोई भी फसल हो उसके अंदर संभावना रहती है। तो जब भी आपके बारिश होती है उसी समय आप मक्का की बुआई करें। या आपको लगे कि आसपास बुआई हो, बारिश हो गई है, हमारे यहाँ नहीं हुई है, आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है, तो अभी आप मक्का की बुआई कर सकते हैं। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे बुआई के लिए हम अब खेत की तैयारी भी करनी होगी, तो जी। क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, किस तरह से तैयारी करनी है? बिल्कुल। इस मौसम के अंदर जो खेत की तैयारी है अभी कुछ किसान करने लगे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपकी मक्का है जो और बाजरा है, ये दोनों फसलें आपकी पानी के बहाव को सहन नहीं कर पाती है। ठीक है। तो आपको जो खेत को एक बार जैसे आपने जुताई कर ली और दूसरी 2 बार उसके अंदर आपने कल्टीवेटर लगा दिया, या फिर जुताई नहीं की आपने कल्टीवेटर लगा दिया तो भी चलता है, उसके बाद समतल करके और उसको मेड़ के ऊपर बुआई करनी। जी। अगर मेड़ के ऊपर इन दोनों फसलों की बुआई करते हैं, चाहे मक्का है चाहे बाजरा, तो आपको 60 सेंटीमीटर 2 फीट के ऊपर मेड़ बनानी है और उसके अंदर 20 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट के ऊपर या उसके ऊपर आपको बुआई करनी है, 20 से 20 की दूरी रखनी है। जी। तो अगर जब आप मेड़ के ऊपर बुआई करेंगे तो इससे 2-4 फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा यह है कि जो मक्का है वो आपकी जब छोटी पौध रहती है, अगर कभी कभी देखते हैं बारिश के मौसम में 8-10 दिन तक बारिश होती रहती है, तो छोटा पौधा कभी कभी सड़ जाता है, गल जाता है, उसका बीज भी गल जाता है, कभी कभी पौधा भी गल जाएगा, तो वो नहीं रहेगा। तो पौधों की संख्या बिल्कुल बेहतर होगी। ठीक है। दूसरा यह है कि जो नाली बनती है, जब मेड़ बनाते हैं तो नाली भी साथ में बनती है। बिल्कुल। जो नाली बनेगी, नाली के अंदर क्या होगा, बारिश का अगर कम हो रही है तो भी उसका पानी संचय होकर रह जाता है। ठीक है। तो एक जल संचय का काम भी करती है। तीसरा यह है कि अगर आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उसको निकालने का, जल निकास का भी कार्य करती है। जी। तो इस तरह से जो मेड़ है उसके अंदर बहुत चीज़ रहती है और उसके बाद जैसे पौधा बड़ा होता है उसके अंदर जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, पोषक तत्व भी अच्छे मिलते हैं उसको, तो आपकी उपज लगभग 20 से 30% बढ़ जाती है अगर बारिश के मौसम के अंदर हम मेड़ पे बुआई करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगर बीज दर की बात करें तो मक्के में बीज दर और डिस्टेंस कितना होना चाहिए पौधों से पौधों की दूरी? देखिए, जो मक्का है, आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है, जैसे हमने शुरुआत की थी, तो जी। मक्का से एक फल भी होता है जिसको हम स्वीट कॉर्न कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है। उसको हम फल में कंसीडर करते हैं क्योंकि उसको कच्चा खाते हैं और जो फ्रूट्स में जो मिठास होती है, फेरुलिक एसिड होता है जिससे हम एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वैसे ही उसके अंदर होता है। जी। तो उसकी जो अगर बुआई करनी है
तो आपको 3 से 4 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है जी, स्वीट कॉर्न का। बिल्कुल। ठीक है। और उसकी बुआई आप 2 फुट बाई 1 फुट पे कर सकते हैं। 2 फुट आपकी लाइन से लाइन की दूरी और 25 से 30 सेंटीमीटर आपकी पौधे से पौधे की दूरी पे आपको मक्का लगानी है स्वीट कॉर्न। अगर आप बात करें कि दाने वाली मक्का जो सबसे ज़्यादा होती है अपने देश में, उस मक्का के लिए आपका बीज लगता है 8 किलो 1 एकड़ का। जी, 1 एकड़ में 8 किलो बीज लगता है और उस बीज के साथ आपको फिर उसको 60 बाई 20 पे लगाना है। 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 20 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी। और बीज लगभग आप 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा ही बोए। ज़्यादा उथला भी बोना अच्छा नहीं है, ज़्यादा गहरा बोने पे भी पौधा धीरे निकलता है। तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे और बीज को अच्छे से ढक दें। जो भी बीज होता है उसको अच्छे से ढकने से आपका मिट्टी के साथ उसका जुड़ाव भी अच्छा होता है, जल्दी से वो पानी ले लेता है। दूसरा ये रहता है कि उसको कोई दूसरे जीव होते हैं ना, वो भी नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे हम लोग अच्छे से मक्का की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे बाजरे की अगर हम बात करें कि बाजरे में भी तो क्योंकि बुआई करना है, अभी समय चल रहा है, जैसे आपके पास बारिश होती है तो बाजरे में भी आपको जो बीज है, सबसे बड़ी बात है उसको थोड़ा कम गहराई पे डालना है। 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई डालना है। और इसकी बीज दर आपकी 2 किलो 1.5 से 2 किलो 1 एकड़ की रहती है। तो बाजरे में बीज काफ़ी कम लगता है और बहुत ही उच्च क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे, जो भी मार्केट में या फिर जहाँ से भी संकर किस्म मिलती है, तो उनको आप बोइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसकी जो पौधों की संख्या और इसमें भी लगभग जो मक्का के अंदर बुआई करते हैं वैसे ही इसके अंदर की जाती है। जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उन्नत किसान और आज जो विषय है अगेती फूल गोभी अगेती। आज हम बात कर रहे हैं टिकाऊ खेती हेतु मक्का और बाजरा की बुआई। तो और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शंकर लाल जाट। और अगर आप संबंधित विषय से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर सीधे फ़ोन कीजिएगा 23421081 और 23421083 पे। सीधे हमारे डॉक्टर साहब से आप आज विषय से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम लोग बात करें उन्नत किस्मों के बारे में, तो संकर किस्मों का जिक्र आपने किया, तो इसके अलावा और कौन कौन से उन्नत किस्में हो सकती हैं? उन्नत किस्में जिसमें आपकी संकर किस्में, इन दोनों ही जो आपकी फसलें हैं इनमें संकर किस्मों का बहुत प्रचलन है। और हर जगह के लिए जी, हर तरह की जलवायु और मिट्टी परिस्थितियों के लिए अपने संकर किस्में उपलब्ध है। दोनों ये हम के बात कर रहे हैं कौन सी? दोनों ही मक्का? फसलों, मक्का, जवार और जी, मक्का के जी, लिए, बाजरा और मक्का के लिए जी, दोनों जी। में ही संकर किस्में अगर बात करें तो बाजरा में लगभग आपका 70% के आसपास जितना भूभाग है उसके ऊपर संकर किस्मों का प्रचलन है। जी। और मक्का में भी लगभग 70-75 जो मक्का है वो आपकी संकर होती है। ठीक है। तो जो संकर है उसमें एक ही चीज का मतलब ध्यान रखा जाता है कि जो भी अपनी साधारण मक्का होती है उनमें जो भी जो कीड़ा नहीं लगता है, बीमारी नहीं लगती है, उसको हम दूर हटाते हैं और हर एक से एक एक जैसे एक नर और एक मादा बनाते हैं। और वैसे का वैसे कुछ संकर का आप देखेंगे तो उसका बीज गुणवत्ता वैसी ही होती है जैसे हमारे पास देसी किस्में, लेकिन उसके अंदर रोग कम होता है, कीड़े बीमारी कम होती है, तो इस वजह से उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो उसके अलावा जो दूसरी किस्में होती है संकर किस्मों का बीज, इसके साथ नेगेटिव पॉइंट है कि सबसे बड़ा कि इसको हर बार हमें खरीदना पड़ता है। ठीक है। और लेकिन जो दूसरी किस्में होती है जो संकुल किस्में कहते हैं, कंपोजिट, जैसे पूसा कंपोजिट 1, 2, 3 है, दोनों मक्का में भी उपलब्ध है और बाजरा में भी है। तो इनका हम बीज 2 से 3 साल तक किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई डुअल पर्पज के लिए लगाता है, जिसको दाना भी चाहिए और ये भी चारा भी चाहिए और प्लस अगर अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो कभी कभी संकर और संकुल किस्में में भी कभी कभी किसान भाई ठीक उत्पादन ले जाते हैं। और जहाँ जलवायु परिस्थिति ज़्यादा अनुकूलन नहीं है, कभी कभी उस परिस्थिति में भी संकुल किस्मों का चयन भी किया जा सकता है। जी। तो अगर हम फसलों की बात करें तो क्या इनके साथ हम दलहनी फसलों को भी लगा सकते हैं? अच्छा, जो आप अंत्य फसलीकरण कह रहे हैं तो ये मक्का और बाजरा दोनों ही फसलों में, मक्का के अंदर देखें तो हम लोग सोयाबीन, तिलहन फसल है, मैं वैसे बाकी सारी किस्मों सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, तो इनमें भी आपका जो वातावरण से जितनी भी नाइट्रोजन होती है जिससे यूरिया बनने की एक फैक्ट्री है, इनके अंदर सोयाबीन और मूंगफली में होती है। तो मक्का के साथ इसका सह फसलीकरण किया जा सकता है। मक्का की 2 लाइनों को आप साथ में लगा सकते हैं और उसके बाद में दूसरों को उसके बीच में आप इनकी लगा सकते हैं, 2-2 लाइनें। ऐसे ही मक्का के साथ आप उड़द, मूंग और अरहर की खेती भी कर सकते हैं। अरहर की मक्का के साथ खेती करना इस सीजन में बहुत लाभदायक है। क्या है कि अरहर की जो फसल है काफी लंबी होती है।
जब मक्का कट जाती है उसके बाद उसमें फलियां आना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 4 लाइनें आप मक्का की लगाइए, 1 लाइन आप अरहर की लगाइए। और जब आपकी अक्टूबर नवंबर के महीने में जब आपकी मक्का कट जाएगी, उसके बाद आपकी अरहर की फसल आप जनवरी फरवरी में इसको काट सकते हैं। ऐसे ही बाजरे के साथ आप मूंग है काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं, तिल को अच्छे से ले सकते हैं जी। और आपके साथ मोठ है। इन फसलों का अच्छे से अंत्य फसलीकरण किया जा सकता है। और कुछ क्षेत्रों में आप जो चंवला है जिसको काउपी कहते हैं, लोबिया कहते हैं, लोबिया की भी अंत्य फसलीकरण बाजरे के साथ किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि मक्का और बाजरा जो है, जैसे जिस इलाके में पानी बिल्कुल भी ना पड़ता हो तो वहाँ बाजरा लगाया जाए या मक्का? देखिए, जो सबसे ज्यादा बारिश हो रही है जी, उन इलाकों में आप चावल लगाएं। ठीक बिल्कुल। है, जो 1200 सेंटीमीटर से ऊपर है। और जहाँ 1200 से 800 के बीच में है या 700 से 1200 के बीच में, वहाँ पे आप मक्का लगाएं। और 700 से नीचे जहाँ है वहाँ बाजरा लगाएं। तो बाजरा और मक्का के जो जोन है वो आपके बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी। जो बाजरा सबसे कम पानी में पैदा होने वाली फसल है, अगर बाजरा मक्का और गेहूं चावल की बात करें। ठीक है, तो जहाँ बहुत कम पानी होता है, बारिशें कम होती है, या जहाँ अच्छे समुचित जल निकास की व्यवस्था है, अगर हम यूपी में भी बात करें तो बाजरा का बहुत अच्छा एरिया है, अलीगढ़ और इसकी तरफ अलीगढ़ एटा की तरफ, वहाँ पे आपको देखेंगे तो बहुत अच्छी बाजरा की फसल आती है। तो अगर प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करने की बात करें तो बाजरा इसमें सबसे ऊपर आता है। और दूसरी बात है, ये मिलेट है, और हम जानते हैं कि मिलेट बहुत ही पोषक होते हैं, ये आयरन से भरपूर है, बाकी इनके साथ जो एंटीऑक्सीडेंट है इनसे भी भरपूर रहता है। तो बाजरा कई मायनों में इससे ज़्यादा ठीक है, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता थोड़ी मक्का से कम रहती है। तो जहाँ मक्का उपयुक्त है वहाँ मक्का बोए, और जहाँ बाजरा उपयुक्त है वहाँ बाजरा बोए। तो इनका जो पानी का जहाँ बारिश कम होती है, बिल्कुल वहाँ पे आप जो कह रहे हैं वहाँ पे आपको बाजरा बोना ज़्यादा लाभदायक है। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि खाद और बीज की बात करते हैं, तो किस तरह से खाद का क्या रेशियो रहेगा, किस तरह से हमें खाद देते वक्त सावधानी रखनी है, बीज को किस तरह से उपचारित करना है, इस बारे में भी हमारे किसान भाई थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, जो ये फसलें हैं इनमें आपको बेसिक कुछ आधार डोज पे कुछ खाद देना होता है, ताकि क्या होता है कि इसमें फसल में बढ़वार अच्छा होता है। जो फास्फोरस वाले जो भी पोषक तत्व वाला खाद होता है वो बुआई के समय हमें देना होता है। पौधे से 5 सेंटीमीटर, जो बीज जहाँ डाल रहे हैं 5 सेंटीमीटर या उसके नीचे या उसके बगल में देना है। ठीक है, अगर बीज के संपर्क में आपका खाद रहता है तो आपका बीज सड़ने की संभावना रहती है, और बीज का जो अंकुरित पौधा होता है कभी कभी वो जल भी जाता है और मर भी जाता है। ठीक है, तो कभी भी बीज को खाद के साथ संपर्क में नहीं बोएं। तो आपको 1 बैग DAP इस बुआई के समय देना होता है आधार डोज में, और 6 किलो आपका जिंक सल्फेट 1 एकड़ में, 1 बोरी DAP और 6 किलो जिंक सल्फेट बुआई के समय देना है। और अगर आपकी जो मिट्टी है उसकी जांच के आधार पे, अगर आप में मध्यम वाली जो मिट्टी है तो उसमें आपको 10 से 20 किलो यूरिया भी अगर साथ में देना चाहे दे दें, नहीं तो आपका जो आधार डोज है इसमें केवल जिंक सल्फेट और DAP है, उसके आधार पे भी आपकी फसल अच्छी चलने लगती है। जी। रही बात आपका बीज उपचार की, जितना भी बीज है आप जहाँ से अगर आपने खुद पैदा किया है तब आपको बीज उपचार की जरूरत पड़ती है, तो 22 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित करें। उसके बाद बीज को आप 14 डिओ जो आता है क्लोरेंट्राइनिफ्लोल प्लस थाइमिथोक्सोम का मिश्रण है, 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज, 4 से 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो ये दोनों फसलें हैं इनके बीज को आप स्यूडोमोनास कल्चर से भी कर सकते हैं, जो आपका बायो फर्टिलाइजर है। और दूसरा उसके साथ साथ आप इनको एजोस्पिरिलम या एजोटोबैक्टर से भी आप इनका बीज का उपचारित कर सकते हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। इनका जो फसल है उनमें आपको यही ध्यान रखना है, जिन खेतों के अंदर आपने मिट्टी की जांच कराई है और उनमें मिट्टी की पोषक तत्वों की मात्रा मध्यम है, तब आपको ये मैंने डोज बताई वो रखनी। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको 25% कम करनी है। जैसे मैंने 1 बैग DAP बताया तो उसको आपको 1.25 बैग ही देना है अगर आपकी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है। अगर पोषक तत्व की मात्रा कम है तो आपको इसको 1.25 गुना करना है, मतलब 1.25 बैग देना है। ठीक है, तो मिट्टी की जांच का बहुत महत्व है। किसान भाई अगर मिट्टी की जांच नहीं करे तो करवाएं, और अगर उसमें अधिक
मात्रा में पोषक तत्व हैं तो ज़्यादा बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है। महंगा भी पड़ता है, इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, में अपना जो जल है नीचे वो भी प्रदूषित होता है। तो आप उतना ही खाद डालें जितना ज़रूरत है, बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, जितना भी गोबर का खाद है, दोनों ही फसलें इनके अंदर गोबर की खाद 5 टन 1 एकड़ में अगर आप गोबर की खाद डाल देते हैं तो इनमें मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और पौधों का विकास भी अच्छा होता है। जी हाँ। और अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मक्का और बाजरा की, तो अगर हमारे किसान भाई इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो बहुत सारे किसान भाइयों का ये भी प्रश्न रहेगा कि मक्का और बाजरा की ही हम खेती क्यों करें, क्या फ़ायदा है किसान को मक्का और बाजरा की खेती करने से, तो उनको किस तरह से हम इस ओर आकर्षित कर सकते हैं? मक्का और बाजरा की जो खेती है, देखिए मैं पहले बाजरे की बताता हूँ। जो बाजरे की खेती है वो आपकी बिल्कुल पर्यावरण पॉजिटिव है, ठीक है, पर्यावरण के प्रति बहुत लाभदायक है। किसान भाई इस बाजरे की खेती सालों साल तक कर सकते हैं। पानी कम लगता है, खाद बीज कम लगता है, बीमारियां भी कम लगती है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे जो घास मिलती है, चारा मिलता है, वो चारा बहुत ही पौष्टिक होता है, अच्छा चारा होता है, तो आपके पशु को खिला सकते हैं बढ़िया से। और इससे जो बाजरा मिलता है उसके अंदर भी खनिज लवण पोषक तत्व अच्छे रहते हैं। तो भारत सरकार का जो मिशन है मिलेट का, हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया था अभी 2 साल पीछे, उनमें ये अभी विश्व में इसकी बहुत बड़ी मांग बढ़ी है। तो मार्केट में बाजरे से बने हुए बहुत सारे उत्पाद आने लगे, तो इससे किसान भाइयों से भी मक्का का जो बाजरा है उसकी खरीद बढ़ी है, उसका अच्छा मूल्य मिल रहा है। तो इसकी अच्छा मूल्य लेने के लिए आप बाजरे की फसल को लगा सकते हैं। दूसरा, ये समय भी कम लेती है, चावल की बजाय ये काफ़ी समय कम लेती है, 1 महीने पहले पक जाती है जी। तो आपका समय बचता है, आप दूसरी फसल को जल्दी लगा सकते हैं। अगर आपने गेहूं जल्दी लगाया तो आपको 1 पानी कम लगेगा और गेहूं की उपज भी बढ़ेगी। और अगर मक्का की बात करें तो मक्का आज की डेट में अपने देश में औद्योगिक फसल बन चुकी है। पिछले 3 साल में इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखें, जहां 38 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था, आज की डेट में 55 मिलियन टन प्रोडक्शन है, पिछले 3 सालों में इतना बढ़ा है। उसके बावजूद भी हमारे देश में मक्का के अभी मांग बढ़ रही है। हम विदेशों में निर्यात भी कर रहे हैं इसको, लगभग 2.5 मिलियन टन और इससे 10 मिलियन टन भी हम निर्यात कर सकते हैं। तो निर्यात की आपकी काफ़ी है। दूसरा, इसका जो बायो इथेनॉल बनने लगा है, बायो इथेनॉल में मक्का लगभग 12.5 मिलियन टन जा रही है, और आने वाले सरकार के निर्णय के अनुसार हो सके ये और भी बढ़ने की संभावना है, ठीक है। तो जो जहाँ मुर्गी खाने में वहाँ आहार में जा रही है, पशु आहार में जा रही है, बाद में बायो इथेनॉल आ गया, एक्सपोर्ट भी है, बिल्कुल। इसको लेते हुए किसान भाई निर्णय ले सकते हैं कि ये फसल ऐसी भविष्य की फसल है, आने वाले समय में इसकी डिमांड और भी लगातार बढ़ती जाएगी। जितनी आप पैदा करेंगे उस हिसाब से आपको इसमें लाभ ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारा जो आज का विषय है टिकाऊ खेती हेतु मक्का और बाजरा बुआई, और इतनी विस्तार से आपने जानकारी दी, जैसे किसान भाइयों को क्यों करनी चाहिए, सरकार भी जो मोटे अनाज सृजन को लेकर ध्यान दे रही है, तो कैसे किसान भाई इस पर आए, एक बार आप अंत में चलते चलते कि चावल और गेहूं को छोड़ के कैसे। देखिए, आप जो चावल को छोड़ के अगर मक्का और बाजरा उगाते हैं तो आपका जो भविष्य की पीढ़ी है वो आपकी सुरक्षित रहेगी। आप उसको अच्छी जमीन, अच्छा पानी और अच्छा जलवायु देके जाएंगे, और ये आपके लिए नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों तक के भी अच्छी है, और आपको कमाई का भी अच्छा जरिया बन सकता है। जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब, आज स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसान भाइयों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। kkbongoal@gmail.com पर आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं साझा कर सकते हैं, और किसी अन्य विषय पर अगर आप चर्चा चाहते हैं तो भी वो विषय आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सीमा सती, बिल्कुल, मैं हूँ गौतम, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार।